Hello, so today we are going to revise chapter number 4 from NCERT Psychology, class 12th. The chapter is based on mental disorders. तो इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंस ये है कि इसकी वेटेज आपके फाइनल एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा है. सो चैप्टर 1, 2 एंड 4 इसेंशियली ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको अपने सिलेबस में कवर कर लेने चाहिए इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स और इवन इफ़ यू आर जस्ट एमिंग के आपके डिसेंट मार्क्स आ जाएं और आप पास हो जाएं, राइट. सो आज हम चैप्टर नंबर 4 में कवर अप करेंगे सबसे पहले एबनॉर्मैलिटी है क्या. हम पढ़ने वाले हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि हम कब किसी भी चीज़ को मेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में डालते हैं. अब अगर हम बात करें एंजाइटी की, हम सबको कभी ना कभी एंजाइटी होती है. हम पहली बार किसी के घर जा रहे हैं, हो सकता है हमें एंजाइटी हो. हम किसी जगह पर जा रहे हैं और अचानक से हमारा गूगल मैप जो है वो हैंग हो जाए, इंटरनेट नहीं चल रहा, हमें एंजाइटी होती है. लेकिन क्या हम उस एंजाइटी को मेंटल डिसऑर्डर कह सकते हैं? ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए फर्स्ट पार्ट दैट वी नीड टू कवर इस चैप्टर में वो है द 4 Ds ऑफ एबनॉर्मैलिटी. ये 4 D प्रेजेंट होने चाहिए, तब हम किसी चीज़ को कहेंगे कि वो जो चीज़ है या वो जो प्रॉब्लम है वो एक मेंटल डिसऑर्डर का रूप ले चुकी है. ऑलराइट, सो पहला D है डिविएंस. डिविएंस इस वर्ड का मतलब जब कोई चीज़ नॉर्मल से परे हो जाए, लकीर से परे हो जाए. आपका बिहेवियर किसी सिचुएशन में जैसा होना चाहिए, जब वैसा ना हो तब हम उसे कहेंगे डिविएंस. समथिंग दैट इज डिफरेंट, एक्सट्रीम एंड अनयूजुअल, ये चीज़ यहां पर याद रखने वाली है. सो नंबर 2 D इज डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस से क्या मतलब है? डिस्ट्रेस से मतलब है कि दूसरे को या आपको उस चीज से परेशानी क्रिएट होती है. अब अगर आपको एक मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, आप बिखरे पड़े हो, आपका सामान बिखरा पड़ा है, आपकी लाइफ बिखरी पड़ी है, तो इससे ना सिर्फ आपको परेशानी होगी, हो सकता है अगर आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं आपके पेरेंट्स को परेशानी हो, अगर आप रूममेट्स के साथ रहते हैं आपके रूममेट्स को परेशानी हो. दैट मीन्स देयर इज डिस्ट्रेस प्रेजेंट. मतलब जो भी आपकी सिचुएशन है वो दूसरों को या आपको स्ट्रेस में डाल रही है. इसी के साथ हम देखते हैं थर्ड D ऑफ एबनॉर्मैलिटी, वो है डिसफंक्शन. डिसफंक्शन का मतलब, अब फंक्शनैलिटी क्या होती है? अगर पंखा है तो उसका काम है हवा देना, अगर लाइट है तो उसका काम है लाइट देना. अगर पंखा हवा देना बंद कर दे तो हम क्या कहेंगे कि ये पंखा खराब है, इसे ठीक करवाओ या इसको रिप्लेस कर दो. मतलब जैसे ही पंखा या फैन ने अपना फंक्शन करना बंद कर दिया, हमने उसे रिमूव कर दिया. वैसे ही जो बिहेवियर अपना फंक्शन सर्व करना बंद कर देते हैं, जब हम ऐसा बिहेवियर करने लगते हैं जिसकी हमारी लाइफ में कोई फंक्शनैलिटी नहीं होती, मतलब उसका कोई पर्पस नहीं होता, तब हम उस बिहेवियर को कहते हैं डिसफंक्शनल बिहेवियर. ये है हमारा थर्ड D ऑफ एबनॉर्मैलिटी. इसी के साथ हम आ जाते हैं फोर्थ और लास्ट D ऑफ एबनॉर्मैलिटी पे, और उसका नाम है डेंजर. डेंजर का क्या मतलब है? जब आप अपने लिए या अपने आसपास के लोगों के लिए डेंजरस बन जाओ. डेंजरस इन द सेंस कि आप वॉयलेंस कर रहे हैं, आप चीजें फेंक कर मार रहे हैं, आप किसी की चीज को जला दे रहे हैं, किसी की चीज को स्टील कर रहे हैं. उस सिचुएशन में आप ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बन रहे हैं. उस सिचुएशन में हम उसे द फोर्थ D ऑफ एबनॉर्मैलिटी दैट इज डेंजर में काउंट करेंगे. तो अब एक बार लेट्स रिवाइज कौन से 4 D हैं जिससे हम किसी भी बिहेवियर को अबनॉर्मल में डिफाइन करते हैं. नंबर 1 है डिविएंस, जब चीज हटके हो जाए लकीर से. नंबर 2 है डिस्ट्रेस, जब कोई बिहेवियर दूसरों के लिए स्ट्रेसफुल हो जाए या आपके खुद के लिए स्ट्रेसफुल हो जाए. नंबर 3 है डिसफंक्शन, जिससे आपकी फंक्शनैलिटी कम हो जाए, आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर नहीं पा रहे ठीक से. एंड फोर्थ बट लास्ट वन इज डेंजर, जब आप अपने लिए या दूसरों के लिए डेंजरस हो जाएंगे, तब हम कहेंगे कि एक एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो अकर कर रहा है. So 2 things to remember is deviance, distress, dysfunction and danger.
Very nice. Let's move on to next important topic that is given in your NCERTs. That is, what are the different approaches to understanding the mental disorders? अब ऑब्वियस है, जब पहली बार किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हुआ होगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसके सारे सिम्टम्स की लिस्ट और APA वहां पर प्रेजेंट था और उन्होंने आकर लेबल कर दिया कि ये स्किज़ोफ्रेनिया है। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी अदर कॉन्सेप्ट की तरह ये कॉन्सेप्ट जो एबनॉर्मेलिटी का है, ये भी एक बार करके इवॉल्व हुआ है। तो इवॉल्व हुआ है तो ऑब्वियसली डिफरेंट तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया होगा डिफरेंट टाइम पे, राइट? इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि शुरू से क्या क्या डिफरेंट अप्रोचेस चलती आ रही हैं जो इस एबनॉर्मेलिटी को या मेंटल डिसऑर्डर्स को जो है एक्सप्लेन कर रही हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहला जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो है कि एबनॉर्मेलिटी को हमने सिंपली कह दिया दैट इट इज डिविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। मतलब जो एक सोशल स्ट्रक्चर, एक सोसाइटी में एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है, वो मेंटल डिसऑर्डर है। ऑलराइट, अगर मेरे घर में मेरे किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है, आई एम एक्सपेक्टेड टू क्राई अबाउट इट, आई एम एक्सपेक्टेड टू मोर्न इट, मेरे को सैड होना चाहिए। ये नेचुरल भी है और एक सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन भी मुझसे है कि मैं सिचुएशन में सैड हो जाऊंगी या मैं कुछ दिनों तक डिस्टर्ब हो जाऊंगी। लेकिन होता क्या है कि मैं बहुत खुश हूं, मैं हंस रही हूं और मैं इधर उधर घूम रही हूं और ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेरे ऊपर कोई असर है। तो लोग मुझे कैसा जज करना शुरू कर देंगे? लोग मुझे जज करना शुरू कर देंगे कि लगता है थोड़ा सा इसका दिमाग हिल गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि सोशल नॉर्म कुछ चीजें मुझसे डिमांड करता है पर मैंने वो वैसी नहीं की। अब एज अ मदर, अगर मैं मदर हूं तो मुझसे सोसाइटी डिमांड करती है कि मैं केयरिंग हूं, नर्चरिंग हूं, मैं अपने बच्चे का हित सोचूं, अपने बच्चे के लिए पहले करूं फिर अपने लिए कुछ करूं। लेकिन अगर मैं ऐसा ना करना शुरू कर दूं, मैं अपने बच्चे को इग्नोर करना शुरू कर दूं, उसको हार्म करना शुरू कर दूं या मैं उस पर ध्यान देना बंद कर दूं, तो क्या सोसाइटी के हिसाब से ये बिहेवियर एबनॉर्मल होगा? होगा। सो ये कॉन्सेप्ट ऐसा एक्सप्लेन करता है कि मेंटल डिसऑर्डर तब मेंटल डिसऑर्डर बनता है जब वो सोसाइटी के द्वारा दिए गए नियमों या रूल्स को फॉलो नहीं करता, जब मेरा बिहेवियर डेविएंट हो जाता है, जो सोसाइटी या मेरे आसपास का माहौल या मेरा कल्चर मुझसे एक्सपेक्ट करता है, जब मेरा बिहेवियर वो नहीं रहता, उस टाइम पे मुझे मेंटल डिसऑर्डर जो है वो हो चुका है या होने की शुरुआत है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओवर हियर इज कि एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो मैल अडेप्टिव बिहेवियर है। मैल अडेप्टिव बिहेवियर का क्या मतलब है? ये कॉन्सेप्ट जो है अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा घुमा देता है। मैल अडेप्टिव, इसका क्या मतलब है? सिंपल चीज ये कि आपको अपने जीवन को, अपनी लाइफ को जीने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, आपका बिहेवियर जैसा होना चाहिए जिससे आपकी एडजस्टमेंट को हम पूरा मानेंगे, अगर वो बिहेवियर एब्सेंट हो जाए, आप वैसा ना करो जैसा आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है, तो हम कहेंगे कि आपका बिहेवियर मैल अडेप्टिव हो गया। सुबह उठ के नहाना, अपनी क्लीनलीनेस का ध्यान रखना, अपनी हाइजीन को मेंटेन करना, ब्रश करना, बाल कंघी करना, ये सब एक अडेप्टिव बिहेवियर है। आपको पता है कि ये डे टू डे करना है ताकि मैं अपने आप को सस्टेन कर सकूं, हेल्दी रह सकूं, एंड दिस इज द वे टू बी। लेकिन सपोज आप एक दिन ये सब करना बंद कर दो, तब क्या होगा? तब हम कहेंगे कि आपका बिहेवियर जो है वो मैल अडेप्टिव हो गया है। दैट मीन्स अब जो आप बिहेवियर कर रहे हैं वो आपकी ग्रोथ को, आपकी लाइफ को, आपकी प्रोग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके अगेंस्ट जा रहा है। सो अब हम कहेंगे कि कोई ना कोई तरह का एबनॉर्मल बिहेवियर आपके अंदर आ गया है। अब जैसे लोग जो डिप्रेस्ड होते हैं, जिनको सीवियर डिप्रेशन होता है, वो लोग अक्सर सुबह उठकर नहाना, खुद के बाल कंघी करना या खुद का ब्रेकफास्ट बनाना, उनसे ये काम भी नहीं किए जाते बिकॉज लैक ऑफ विल पावर हो जाती है उनके अंदर, बिकॉज ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर दैट दे आर गोइंग थ्रू। अब ऐसे में हम कह सकते हैं ना कि उनका बिहेवियर मैल अडेप्टिव हो गया, वो नहीं कर पा रहे जो उनके बेस्ट इंटरेस्ट में है, ऑल्दो उनको पता है कि वो चीज उनके बेस्ट इंटरेस्ट में है। सो दिस इज अ गुड साइन दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर. So next important thing that we are going to cover is
द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और अक्सर वो क्वेश्चंस जो हैं वो बच्चों को बिल्कुल जंबल अप कर देते हैं, आपको लगता है ये क्या था, वो क्या था, वो क्या था। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि हिस्ट्री वर्ड देखते ही हम थोड़े से जो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं ना थोड़े से घूम जाते हैं। हमें लगता है कि हाय पता नहीं अब क्या आ जाएगा, कौन सी डेट्स मुझे याद करनी पड़ेंगी। लेकिन मैं आपको सिंपल बात बता दूं, इसमें कोई डेट याद करने की नहीं है, कुछ सिंपल चीजें आपको याद रखनी है एंड दिस टॉपिक विल बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर टू यू। ठीक है जी। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की ओर चलते हैं। अब ऑब्वियसली सबसे पुराने टाइम में जब किसी को पहली बार स्किज़ोफ्रेनिया हो गया होगा, डिप्रेशन हो गया होगा, तो तब तो ये टाइम नहीं था ना कि एमआरआई कर लो, दिमाग के अंदर देख लो, एक्सरे कर लो, ब्लड टेस्ट कर लो, तब ये सब नहीं था। तब मेडिकल फील्ड इतनी एडवांस नहीं थी। तो ऑब्वियसली पहला जो गेस था लोगों का वो क्या था, भूत घुस गया जी इसके अंदर। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर इन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इज कि भूत प्रेत का कॉन्सेप्ट बहुत प्रोमिनेंट था। लोगों को लगता था कि इस बंदे को किसी शैतान ने, किसी इविल पावर ने पोजेस कर लिया है, जिसके कारण ये ऐसी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ भूत प्रेत एंड शैतान। पीपल यूज्ड टू बिलीव द पर्सन इज पोजेस्ड, इसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है, इसलिए वो किसको बुलाते थे, ओझा को, जिसको शमन भी कहा जाता है। इंग्लिश का वर्ड है शमन, SHAMAN। शमन बेसिकली किसी भी तरह के तांत्रिक को या जादूगर को या ओझा को कहा जाएगा जो कहता है कि मैं भूत जो बंदे के अंदर घुसा उसको निकाल दूंगा और वो बंदा दोबारा से क्या है, नॉर्मल हो जाएगा। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको हिस्ट्री में याद रखना है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमोनोलॉजी, द कॉन्सेप्ट ऑफ भूत प्रेत, शैतान एंड ओझा, दैट इज द मेडिसिन मैन एंड और शमन। Next important concept in historical background that we talk about is बायोलॉजिकल अप्रोच। अब इसके बाद धीरे धीरे जब थोड़ी सी चीजें समझ में आनी शुरू हुई तो ये कहा गया कि दिमाग में कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई दिमाग का पर्टिकुलर पार्ट है जो अफेक्ट हो गया है, डिटेरियोरेट हो गया है, सड़ गया है, जिसके कारण मेंटल डिसऑर्डर जो है बंदे को हो गया है। दैट इज व्हाट वी कॉल द बायोलॉजिकल अप्रोच या ऑर्गेनिक अप्रोच भी इसको बोला जाता है। ऑर्गेनिक इसलिए नहीं, ये खेती वाला ऑर्गेनिक नहीं है, ये है ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक कॉज मतलब बॉडी लेवल पे कोई कॉज है किसी चीज का। अगर मैं कहूँ कि मेमोरी लॉस हो गया, उसका ऑर्गेनिक कॉज है। ऑर्गेनिक कॉज होने का मतलब कि ब्रेन लेवल पे कुछ हो गया, मेरे अमिगडाला में कुछ हो गया, मेरे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में कुछ हो गया, उसको हम ऑर्गेनिक कॉज कहते हैं। ठीक है जी। थर्ड रीजन जो इसके लिए दिया गया वो था साइकोलॉजिकल अप्रोच के थ्रू दिया गया। साइकोलॉजिकल अप्रोच में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी पड़ेंगी। इसमें दोबारा से ग्रीक्स आ गए हैं। ग्रीस को हर चीज में घुसना कितना पसंद है ये तो आपको पता ही है। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है हिप्पोक्रेट्स। तो हिप्पोक्रेट्स, सोक्रेट्स और प्लेटो ने बात की कि कैसे मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो लोगों के अंदर अकर कर रहे हैं। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गेलन का, GALEN, यस दैट्स द स्पेलिंग। गेलन ने बात की 4 ह्यूमर्स की। 4 ह्यूमर्स आप देख सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ बात होती है ना एलिमेंट्स की, वैसे उसने 4 ह्यूमर्स की बात की। उसने कहा अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर जो हैं ये ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो अकर करते हैं। क्योंकि जब भी इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है इन ह्यूमर्स के बीच में, तब मेंटल डिसऑर्डर जो है वो अकर कर जाता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज जो देखने वाली है वो ये है कि उसने बात की थी ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल और फ्लैम की। फ्लैम यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, फ्लेगम नहीं कहते इसको, इसको कहते हैं फ्लैम, राइट। सो दीज आर ओल्ड टर्म्स, आप इनको जस्ट यू कैन मेमोराइज देम एज दे आर, बिकॉज इसमें आज के टाइम में ज्यादा मीनिंग नहीं है। द थ्योरी इज नॉट वैलिडेटेड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट टाइम्स और द रिसर्च दैट वी हैव नाउ। जो हमारे पास अब डाटा अवेलेबल है मेंटल डिसऑर्डर्स के ऊपर, उसके हिसाब से ये बहुत ही ऑब्सोलीट या पुराना कॉन्सेप्ट आप इसको कह सकते हो, बट आपके लिए जरूरी है लर्न करना बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबाई, right? So next we talk about the concepts that were given in Indian traditional forms of medicine. इसमें बात आती है त्रिदोषा की। अगर आपको याद हो ये कॉन्सेप्ट पर्सनालिटी के अंदर भी आया था और वहां पर बात की गई थी त्रिदोषा की। त्रिदोषास में था वात, पित्त और कफ। तो सेम एक्सप्लेनेशन मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए भी दी गई थी और ऐसा माना जाता है कि वात, पित्त और कफ जो 3 टाइप्स की पर्सनालिटीज हैं, ये तीनों जो हैं डिफरेंट टाइप के मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए जो
हैं वल्नरेबल हैं, इनको डिफरेंट टाइप के मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं हो सकते हैं। जैसे कोई पित्त पर्सनालिटी है, उसको हो सकता है कि उसको एंग्जाइटी का प्रॉब्लम हो जाए, राइट। सो ऐसी चीज़ें जो हैं हमारे इंडियन टेक्स्ट में भी हैं। तो अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी देखो या इंडियन माइथोलॉजी या इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन देखो तो आपको मेंटल डिसऑर्डर का कॉन्वर्सेशन जो है वहाँ पर मिलेगा। और अगर आप नोटिस करो तो वो कॉन्वर्सेशन काफ़ी अच्छा है। अगर आप वो लिटरेचर देखोगे, वात पित्त कफ अपने आप में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आज के टाइम में भी एप्लीकेबल है, आयुर्वेदा में इसको अप्लाई किया जाता है बाकायदा। ग्रीक माइथोलॉजी में भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे बने हुए इंट्रिकेट कॉन्सेप्ट्स हैं। ऑब्वियसली भूत प्रेत से तो ज़्यादा ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं यार, मतलब वो तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट सैडली आज भी ये कॉन्सेप्ट बहुत प्रोमिनेंट है। और काफ़ी लोग जब कोई मेंटल डिसऑर्डर किसी को हो जाए तो उस बंदे को पहले तांत्रिक के पास या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाना पसंद करते हैं, रादर देन उसको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास, किसी साइकाइट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास। ऐसा आज भी माना जाता है कि कुछ अंदर उसके घुस गया है जिसके कारण बंदा ऐसा हो गया है। तो दैट इज़ जस्ट लैक ऑफ अवेयरनेस आई फील। चलिए मूविंग ऑन। इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो वी हैव द टॉक अबाउट मिडल एजेस एंड रेनेसांस। मिडल एजेस का क्या मतलब है? मिडल एजेस मतलब हम जब वर्ल्ड एक हिस्ट्री की बात करते हैं, हम स्पेशली ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है, मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में, तो मिडल एजेस जो हैं वहाँ पर आपको एक मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है, डीमोनोलॉजी। डीमोनोलॉजी मतलब जैसे कि हमने अभी बात की भूत प्रेत, ठीक है। सो ऐसा माना जाता था कि जो ये लोग हैं इनके अंदर कोई भूत है। सो यहाँ पर आपको दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं। फर्स्ट इज डीमोनोलॉजी, ऑब्वियसली मतलब डीमन घुस गया है इसके अंदर, शैतान का वास हो गया है। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज विच हंट्स। विच हंट्स क्या होती हैं? अब ये विच व्हाट वाई वाला विच नहीं है, ये विच है भूत वाला, चुड़ैल वाला विच। सो विच हंट्स मतलब ऐसे लोगों को जो लोग एक्सेंट्रिक होते थे, जिनका बिहेवियर एक्चुअली ऐसा होता था कि मैल फंक्शनिंग होता था, जिनको एक्चुअली भी मेंटल डिसऑर्डर होता था बेचारों को, उनको विचेस काउंट कर लेते थे। उनको काउंट कर लेते थे कि ये भूत वगैरह है इसके अंदर, ये किसी तरह की चुड़ैल है या ये डीमन है। और क्या किया जाता था? उनको हंट किया जाता था, मतलब उनको उनके घरों से ले आया जाता था, उनको बर्न कर दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था, या उनको क्या है मार मार के उनको मार दिया जाता था। दे वर बीटन टू डेथ और दे वर बर्न्ट अलाइव। सो इनको कहते थे हम विच हंट्स, मतलब उनको ढूंढना और फिर उनको मारना। ये मास मर्डर्स जैसा होता था, मतलब कि मास मर्डर इन द सेंस कि बहुत सारे लोग मिलके किसी एक या दो बंदे को अटैक कर देते थे और उनको मार देते थे, बिकॉज उनको लगता था कि वो कोई ईवल के द्वारा पोजेस्ड हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आप हमेशा भूल जाते हैं, वो ये है कि मिडिल एजेस में डिमोनोलॉजी का कॉन्सेप्ट तो है ही है, लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग थी। वो कहते हैं ना कि एक बंदा था जिसने थोड़ा कुछ अच्छी बात की थी, सेंसिबल बात की थी। वो बंदा था आपका सेंट ऑगस्टीन। सेंट ऑगस्टीन जो थे वो क्रिश्चियन स्पिरिट, मतलब जो क्रिश्चियनिटी की एक लहर आई थी। स्पिरिट यहाँ पर भूत नहीं है, स्पिरिट मतलब लहर, जो एक पूरा का पूरा एक जिसको आप कह सकते हो कि एक पूरा का पूरा एक नया एरा आया था जिसमें क्रिश्चियनिटी चैरिटी के बारे में बात करती थी। उसके टाइम के दौरान सेंट ऑगस्टीन ने लिखा था और काफ़ी सारा उन्होंने इसके बारे में अवेयरनेस किया था कि जो मेंटल डिसऑर्डर है यार, वो भूत प्रेत का नतीजा नहीं है यार, वो बंदे मेंटली डिस्टर्ब हैं, वो एंग्विश में हैं, दर्द में हैं साइकोलॉजिकली, इसलिए वो लोग ऐसे हैं यार। तो जो सेंट ऑगस्टीन थे उन्होंने ये बात की कि यार इनको हम ह्यूमंस की तरह क्यों नहीं ट्रीट करते, हम इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो था उसके बाद आया रेनेसांस पीरियड। तो जब मिडिल एज खत्म होती फिर आता आपका रेनेसांस पीरियड। रेनेसांस में आपको एक चीज याद रखनी है कि उसमें जो ह्यूमेन ट्रीटमेंट था ना वो शुरू किया गया कि यार इन लोगों को जानवरों की तरह ट्रीट ना करो, इनको पकड़ पकड़ के मारो मत, इनको भूत मत बोलो, इनको ट्रीटमेंट करो, इनके बारे में जानो कि इनको प्रॉब्लम क्या है। तो जैसे अगर आप देखो, जब मैंने बात की मिडिल एजेस की तो मैंने बात करी सेंट ऑगस्टीन की, तो आपको ये चीज कनेक्ट हो जानी की चाहिए कि मिडिल एजेस में सेंट ऑगस्टीन के बारे में हमने जो है याद रखना है। इफ वी आर राइटिंग अबाउट मिडिल एजेस वी शुड राइट अबाउट Saint Augustine, right? So similarly, if I am writing about Renaissance period, I should be writing about John Ware. Now the spelling that you need to notice, it's not John, it is Johannn.
that is John Weir. So he was the person who came up with the concept कि psychological conflict के कारण this person is like that. तो उन्होंने कहा कि जिनको witches बोल रहे हो वो mentally disturbed है, उनको कोई ना कोई तरह की हेल्प दी जाए. लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उनको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया, उनको असाइलम्स में भेज दिया जाता था, वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई. राइट. सो यहीं से एक नेक्स्ट लिंक बनता है एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट का. जैसे कि नाम ही बता रहा है, ये वो एज थी जब लोग ज़्यादा रैशनल हो गए, ज़्यादा अवेयर हो गए चीज़ों को लेकर. और यहाँ पर एक रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट की गई, जहाँ पर अब जब लोगों को असाइलम में डाला गया ना रेनेसांस के दौरान, तो असाइलम्स जो होते थे, जो मेंटल हॉस्पिटल होते थे, वहाँ पे उनके साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट होता था. मतलब कि उनको है ना तरह तरह की ट्रीटमेंट्स दे देनी, तरह तरह के उनके ऊपर मेडिसिन अप्लाई कर देनी, कईयों को साइड इफ़ेक्ट हो जाने, कईयों ने बेचारों ने वहीं मर जाना. ठीक है. लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि थोड़े ही प्रॉब्लम वाले को ज़्यादा प्रॉब्लम एक जगह इकट्ठा करके उसको वहीं पे ही आइसोलेट कर दिया, तो आइसोलेशन से ही बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो जाते थे. राइट. तो जब एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट आई, उन्होंने कहा कि यार ये सब करना बंद करो, इनको सबसे पहले तो डी इंस्टीट्यूशनलाइज करो. मतलब ये जो इंस्टीट्यूशंस, मतलब मेंटल साइलेंस में आपने इनको डाल दिया है, सबसे पहले तो इनको यहां से निकाल लो. निकाल लो का मतलब कि इनको इनके घर में, परिवार में, सोसाइटी में भेजो, ताकि ये दोबारा से कोप करना सीखें और ये दोबारा से जो है चीज़ों को समझना सीखें. अगर आप इनको यहाँ रखोगे तो ये तो एडजस्टमेंट कभी कर ही नहीं पाएंगे अपनी लाइफ के साथ. सो यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना है. एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट में बात करनी है डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की. That means people were moved from the asylums back to their homes so that they can once again try to live a normal life and try to be normal and one with their families so that they can recover better. Right? Last concept that was there in the history of your mental disorders is the biopsychosocial approach. This is the करंट अप्रोच जो आज के टाइम में हम यूज़ कर रहे हैं. अगर आज के टाइम में आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, किसी साइकाट्रिस्ट के पास जाओगे, तो वो कौन सी अप्रोच यूज़ करेगा? वो ना तो आपको कहेगा कि अपने भूत निकलवा के आओ, ना तो आपको कहेगा कि आपको मेंटल असाइलम में डाल देना चाहिए. तो आजकल क्या चल रहा है जी? आजकल चल रही है बायो साइको सोशल अप्रोच. मतलब बायोलॉजी भी इन्वॉल्व है, साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व है, सोसाइटी मतलब सोशल अप्रोच भी इन्वॉल्व है. तो आज के टाइम में हम ये मानते हैं कि अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गया है, किसी को कोई भी तरह का मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, तो वो 3 उसके अंदर फैक्टर्स हैं. उसका बायोलॉजिकल फैक्टर, मतलब जेनेटिकली वो प्रीडिस्पोज था, उसको किसी डिसऑर्डर के होने के चांसेस जेनेटिकली थे, जीन्स में था, उसके लिवाइस वाली जीन्स में नहीं, जेनेटिक्स वाली जीन्स में था. नंबर 2 साइकोलॉजिकल, उसको किसी ने परेशान किया, बुली किया, घर में कुछ हो गया, ट्रेजेडी हो गई, ट्रॉमा हो गया, कुछ भी हो गया उसके साथ. थर्डली सोशल, क्या उसके पास कोई इकोनॉमिक इशू तो नहीं था? क्या वो किसी सोशली मार्जिनलाइज्ड पार्ट में से तो नहीं है? क्या वो कोई एक पर्टिकुलर जेंडर को बिलोंग तो नहीं करता? क्या वो एक पर्टिकुलर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को बिलोंग तो नहीं करता? गरीब तो नहीं है बेचारा, अनएजुकेटेड तो नहीं है बेचारा, जिसके कारण ऐसा हो गया. सो अब हम सारी चीज़ों को काउंट करते हैं. बायोलॉजी भी आ जानी है, साइकोलॉजी भी आ जानी है और सोशियोलॉजी भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जानी है. इसलिए मिलजुल के आज के टाइम में जो हमारा कॉन्सेप्ट है मेंटल डिसऑर्डर का, वो एक काफ़ी हद तक हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट है. राइट. तो अब अगर हम देखें तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा 4 Ds के बारे में कि कैसे हम किसी डिसऑर्डर को मेंटल डिसऑर्डर में काउंट करते हैं. हमने पढ़ा हिस्ट्री के बारे में कि पहले हमारा आइडिया क्या था मेंटल डिसऑर्डर का, और आज के टाइम में हमारा आइडिया मेंटल डिसऑर्डर का क्या है. सो लेट्स रिवाइज इट एंड लेट्स meet in the next video where we continue this chapter for the rest of the parts.